देखो बच्चों, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी है ना, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है। इनके ग्राफिकल मेथड से निकल के अब हम चलते हैं जरा थ्योरेटिकल मेथड की तरफ कि अगर हम थ्योरी की हेल्प से इन सवालों को कर पाएँ, मतलब बिना ग्राफ बनाए इन क्वेश्चन को कर पाएँ तो कैसे करेंगे। अब ध्यान देना, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो ग्राफ से ही निकलेंगे, है ना। अच्छा, कुछ ऐसे होंगे जो थ्योरी और ग्राफ दोनों से ही निकल जाएंगे। अच्छा, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ थ्योरी से निकलेंगे, ग्राफ से नहीं निकलेंगे, है ना। तो मैथ्स में मतलब हर जगह ऐसा होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिर्फ थ्योरी से ही होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ ग्राफ से होंगे, कुछ दोनों से हो जाएंगे, है ना। तो देखो, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू अपनी बात समझाता हूँ, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन लिया, मान लो हमने क्वेश्चन लिया एफ एक्स इक्वल टू, है ना, 1 प्लस एक्स, एक्स लेसर इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन 1 और 3 माइनस एक्स। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया, ये हमारा मान लो एक फंक्शन है। अब देखो ध्यान दो, ये जो फंक्शन अपने पास दिया गया है, देखो ये फंक्शन कैसा है, देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो 1 के पीछे 1 प्लस एक्स है ना। देखो 1 के पीछे है 1 प्लस एक्स, है ना। और देखो 1 के आगे, देखो 1 के आगे क्या है बोलो, 3 माइनस एक्स। ध्यान दीजिए, ऐसे ग्राफ है ये, है ना। 1 के पीछे है देखो 1 प्लस एक्स और 1 के आगे क्या है बोलो, 3 माइनस एक्स। ये फंक्शन है। मतलब देखो यहां पर ये फंक्शन 1 पर वैल्यू बदल रहा है, ये फंक्शन 1 पर अपनी वैल्यू को बदल रहा है। अब देखो, जैसे अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस फंक्शन का लिमिट निकालिए x टेंडिंग टू 1 पर, मान लो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, इस फंक्शन का लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर निकालिए। देखो अब फंक्शन एक्चुअली 1 पर वैल्यू बदल रहा है, तो क्या करेंगे, देखो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ध्यान देना, किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन वैल्यू बदलेगा और अगर आपको उस पॉइंट पर लिमिट निकालनी है, देखो वैल्यू बदलना ना, 1 पर वैल्यू चेंज हो रही है, 1 के पीछे एक जगह है। जैसे मान लो 0 है तो 0 के आसपास एक जैसा है, -1 है, -1 के आसपास एक जैसा है, मान लीजिए 2 है, 2 के आसपास एक जैसा है, मान लीजिए 3 है, 3 के आसपास देखो फंक्शन एक जैसा है ना। तो क्या है, देखो 1 पर वैल्यू बदली, 1 के पीछे फंक्शन हर जगह एक जैसा है ना। 0 पर एक जैसा है, -1 पर एक जैसा है, 2 पर एक जैसा है ना। तो 1 पर वैल्यू बदल रही है और अगर हमें 1 पर फंक्शन की लिमिट चाहिए, है ना, अगर हमें 1 पर फंक्शन की लिमिट चाहिए तो हमें क्या करना होगा बोलो, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान दो बच्चों, अब अगर हम 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। देखो जैसे एक मेथड तो ये होता है मेथड 1, है ना, डायरेक्ट मेथड। देखो ये होता है कि जैसे मान लो तुमको लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, देखो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए। देखो 1 के पीछे ये फंक्शन है, क्या है बोलो, 1 प्लस एक्स, तो उसको लिखेंगे, है ना। देखो ध्यान दो, क्या लिखा है, 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 के पीछे वाला, मतलब देखो 1 से लेस वाला फंक्शन लिख लो। अब इसमें x को 1 रख दो, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया बोलो, 2 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा मान लो अगर हमें चाहिए है राइट हैंड लिमिट, तो क्या करेंगे, देखो x टेंडिंग टू 1 प्लस, अब देखो 1 से ग्रेटर वाला फंक्शन क्या है बोलो, 3 माइनस एक्स, इसको लिख लिया, है ना। देखो 1 से ग्रेटर वाला फंक्शन क्या है बोलो, 3 माइनस एक्स। अब इसमें x को 1 रख दें तो आंसर कितना बन जाएगा बोलो, 2, है ना। तो हमने क्या किया, देखो 1 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके लिए 1 के पीछे वाला फंक्शन लिख लिया, राइट हैंड लिमिट 1 के आगे वाला फंक्शन लिख लिया। देखो ध्यान दो, 1 माइनस, लेकिन इसमें रखेंगे x इक्वल टू 1। अब जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो वही लिमिट का आंसर हो गया, है ना। ठीक है, इसमें भी हम x इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 प्लस नहीं रखेंगे, 1 ही रखेंगे। देखो जैसे यहाँ पर हमने
x को 1 रखा, यहाँ पर भी देखो हमने x को 1 रखा, है ना। तो एक्चुअली क्या हो रहा है देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के आंसर सेम है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर 2 के इक्वल है और वो एग्जिस्ट कर रही है ना। फंक्शन की लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर 2 है और वो एग्जिस्ट कर रही है, ध्यान दो, ठीक। क्योंकि 1 पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट देखो दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 पर फंक्शन की लिमिट 2 है और वो एग्जिस्ट कर रही है, ध्यान दो, ठीक। ये मेथड 1 हो गया। देखो एक और मेथड होता है, देखो मेथड ये होता है कि जैसे मान लो अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ऐसे लिखते हैं, लिमिट, मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए एट x इक्वल टू a पर, x इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, तो देखो उसका फार्मूला ये होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। और मान लो अगर हमें राइट हैंड लिमिट चाहिए एट x इक्वल टू a पर, देखो उसका फार्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, है ना। अगर हमें a पर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। अगर हमें a पर राइट हैंड लिमिट चाहिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट को निकालने का फार्मूला है ना। तो अब देखो जैसे कई सारे क्वेश्चन इससे भी इजी पढ़ते हैं। देखो जैसे हमें यहाँ पर 1 पर लिमिट चाहिए, देखो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो अब ये जो आपने ये मेथड सीखा है h वाला मेथड, इससे क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है ना। देखो h होता है वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, है ना। h होता है वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ध्यान देना, मतलब h बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर होगा, ध्यान देना। देखो अब जैसे मान लीजिए अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। देखो 1 पर निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो f ऑफ 1 माइनस h, ठीक। क्योंकि देखो यहाँ a पर था, यहाँ 1 पर चाहिए तो 1 माइनस h। अब देखो f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू, देखो 1 के पीछे, देखो 1 के पीछे जो अपना फंक्शन है देखो वो क्या है, बोलो 1 प्लस एक्स है ना। 1 के पीछे दो फंक्शन क्या है, बोलो 1 प्लस एक्स। अब अगर हमें f ऑफ 1 माइनस h चाहिए तो 1 प्लस 1 माइनस h क्या हो जाएगा, बोलो 2 माइनस h। देखो ये वैल्यू यहां रखो, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h, है ना। तो सबसे पहले देखो 1 पर लिमिट चाहिए थी, तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का ये फार्मूला, एक्चुअली हमें 1 पर निकालनी थी, इसलिए हमने देखो a की प्लेस पर 1 रख दिया, 1। तो क्या आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, तो f ऑफ 1 माइनस h। अब देखो f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू कहां से लाएंगे, देखो ऐसे ये 1 है, तो 1 के पीछे हमारा देखो ये फंक्शन है f ऑफ 1 प्लस x, ठीक। अब देखो अगर हम f ऑफ 1 माइनस h निकालेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस x की जगह रखेंगे 1 माइनस h, तो 2 माइनस h। अब देखो h को रखेंगे 0, तो 2 माइनस 0 मतलब 2 हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ठीक। अच्छा अब देखो अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। देखो a पर निकालेंगे, देखो राइट हैंड लिमिट, मतलब a की जगह देखो a पर राइट हैंड लिमिट ये है और यहां निकालनी कहां है, बोलो 1 पर, तो a की जगह 1 रख दिया। देखो इसी फार्मूले में हमने a की प्लेस पर 1 रख दिया। अब देखो इसकी वैल्यू रखनी है कैसे, देखो 1 से ग्रेटर पर देखो फंक्शन कितना है, 3 माइनस एक्स है ना। देखो 1 के आगे फंक्शन क्या है, बोलो 3 माइनस एक्स। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए f ऑफ 1 प्लस h, तो 3 माइनस 1 प्लस h, तो क्या हो जाएगा, बोलो 2 माइनस h। देखो इस पूरे की वैल्यू, देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो इस पूरे की वैल्यू
इस पूरे की देखो वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई बोलो 2 माइनस एच। अब h को 0 पुट किया तो रिजल्ट कितना आ गया 2। देखो यहाँ पर हमने इस पूरे की वैल्यू को रखा था f ऑफ 1 माइनस एच को रखा था 2 माइनस एच, h को 0 पुट किया तो रिजल्ट 2। f ऑफ 1 प्लस एच क्या हो गया बोलो 2 माइनस एच, तो वैल्यू कितनी आ गई 2। तो देखो दोनों तरफ की लिमिट इक्वल है, इसका मतलब 1 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। 1 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसका आंसर भी 2 ही होगा, क्योंकि देखो दोनों तरफ की लिमिट आपस में बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही है और राइट हैंड लिमिट भी वही है ना। तो 1 पर दोनों तरफ की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसका आंसर कितना होगा बोलो 2 के बराबर ही होगा, ध्यान दीजिए। ठीक, तो ऐसे करना है देखो हमें इस टाइप का क्वेश्चन, है ना। जहां पर फंक्शन वैल्यू चेंज करेगा उस पॉइंट पर अगर लिमिट निकालना है तो हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से क्वेश्चन को करना है। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट को निकालने के दो तरीके, एक तरीका मैंने बताया, एक तरीका देखो ये एच वाला मेथड। लिखो सब बच्चे, नोट करो जल्दी से बच्चे इसको। देखो आप जैसे ध्यान दो, हमें मान लो फॉर एग्जांपल किसी और पॉइंट पर लिमिट चाहिए, है ना। जैसे मान लो हमें किसी और पॉइंट पर लिमिट चाहिए, मान लीजिए हमें x बराबर 0 पर लिमिट चाहिए, ठीक है। देखो जैसे मान लो हमें क्वेश्चन ये करना है, हमें मान लो फंक्शन की लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर चाहिए है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें 0 पर फंक्शन की लिमिट चाहिए। देखो अब क्या हो रहा है, देखो अगर हमें 0 पर फंक्शन की लिमिट चाहिए, देखो क्या हो रहा है 0 के आसपास, देखो 0 के आसपास फंक्शन क्या है बोलो 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स। तो देखो हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू को रख देंगे 1 प्लस एक्स। देखो ये 0 है, 0 के आसपास फंक्शन कितना है बोलो 1 प्लस एक्स। तो क्या करेंगे, देखो फंक्शन की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस एक्स। अब x को 0 पुट कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा बोलो 1 हो जाएगा, ध्यान दो, है ना। तो मतलब 0 पर जब लिमिट निकालनी थी तो हमने लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट नहीं किया, क्योंकि 0 पर फंक्शन वैल्यू नहीं बदल रहा, फंक्शन वैल्यू कहां बदल रहा है 1 पर। तो 1 पर जब लिमिट निकालनी थी तो हमने लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट किया, और हमने 0 पर जब लिमिट निकालनी देखो तो हमने 0 पर लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट नहीं किया। 0 पर हमने फंक्शन को 1 प्लस एक्स मान लिया और सीधे सीधे उस फंक्शन को रख करके हमने लिमिट का आंसर बता दिया, ध्यान दो। ठीक, अच्छा अब देखो जैसे मान लो अगर हमें फॉर एग्जांपल फंक्शन की लिमिट निकालनी है, मान लो फॉर एग्जांपल 0.99 पर। तो देखो अगर हमें, अब देखो 0.99 कहां होगा, 0.99 1 के बहुत करीब होगा, तब भी हम ये कहेंगे कि फंक्शन 1 प्लस एक्स है, क्योंकि फंक्शन वैल्यू 1 पर बदल रहा है। 1 से चाहे कितना भी छोटा पॉइंट हो हम उस फंक्शन को यूनिफॉर्म मानेंगे। देखो जैसे हमें 0.99 पर लिमिट निकालनी है तो देखो 1 के पीछे फंक्शन कितना है बोलो, इसको लिखेंगे देखो ऐसे 0.99 क्या फंक्शन है बोलो 1 प्लस एक्स, तो x को रख दिया 1 प्लस 0.99 तो क्या हो गया बोलो 1.99, ये आंसर आ गया अपना, है ना। देखो 0 के पीछे, देखो 1 के पीछे अपना फंक्शन कैसा है बोलो यूनिफॉर्म है 1 प्लस एक्स, है ना। तो 1 के पीछे फंक्शन 1 प्लस एक्स से यूनिफॉर्म है। तो 1 के पीछे अगर फंक्शन 1 प्लस एक्स है और हमें 1 से छोटे पॉइंट पर अगर लिमिट निकालनी, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो फंक्शन को यूनिफॉर्म ही मानेंगे। मतलब 1 के अलावा किसी भी पॉइंट पर अगर लिमिट निकालनी होगी तो डायरेक्ट निकालेंगे, क्योंकि 1 के अलावा फंक्शन वैल्यू बदल नहीं रहा, फंक्शन अपनी वैल्यू सिर्फ x इक्वल टू 1 पर बदलता है। 1 के अलावा और किसी पॉइंट पर देखो फंक्शन अपनी वैल्यू को बदल नहीं रहा, इसलिए हर जगह हम लिमिट को डायरेक्ट निकालेंगे, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा अब देखो जैसे मान लो अगर हमसे कहा जाए कि फॉर एग्जांपल 1 पर
कंटिन्यूटी चेक करो। जैसे मान लो हमसे कहा जाए क्वेश्चन कि x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी को चेक करो। x इक्वल टू 1 पर मान लो हमसे कहा जाए कि कंटिन्यूटी को चेक करो। अब देखो अगर हमें 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, देखो क्या करना होगा, ध्यान दो। कंटिन्यूटी मैंने क्या बताया था, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ y तीन चीजें अगर बराबर होती हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ y, अगर ये तीन बातें आपस में बराबर होंगी तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा है, बोलो कंटिन्यूअस है। ध्यान दो, ठीक। देखो अब जैसे हम अभी 1 पर लिमिट तो निकाल ही चुके हैं, हमने देखा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था 2 और राइट हैंड लिमिट भी कितना आया था 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो वैल्यू ऑफ y निकालेंगे, वैल्यू ऑफ y। देखो क्या है, कैसे निकालेंगे। अब देखो 1 पर इक्वल यहां लगा है, इक्वल, देखो लेसर इक्वल टू ना, तो इसीलिए y की वैल्यू को 1 प्लस x मानेंगे, x को 1 रख देंगे तो y का आंसर कितना हो जाएगा, बोलो 2 हो जाएगा। ध्यान दो, है ना। x इक्वल टू 1 रख देंगे तो y का आंसर कितना हो जाएगा, बोलो 2 के बराबर हो जाएगा। ध्यान दो, ठीक। तो जहां पर इक्वल लगा है वहां से वैल्यू ऑफ y निकाला जाएगा, ध्यान दीजिए, है ना। जहां पर इक्वल लगा है वहां पर वैल्यू ऑफ y निकाला जाएगा। तो देखो इक्वल यहां लगा है तो वैल्यू ऑफ y यहीं से निकाला जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पर y का वैल्यू 2, देखो तीनों बातें बराबर है, तो हम कहेंगे x बराबर 1 पर हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, बोलो कंटिन्यूअस है ना। x बराबर 1 पर फंक्शन कैसा है, बोलो कंटिन्यूअस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2, राइट हैंड लिमिट भी 2 और y का वैल्यू भी 2, सब कुछ बराबर है। इसका मतलब 1 पर फंक्शन कैसा हो गया, बोलो कंटिन्यूअस हो गया। ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा अब देखो, ध्यान दो यहां पर। अब जैसे 1 के अलावा किसी और पॉइंट पर कंटिन्यूटी पूछे, देखो जैसे 1 पर एक्चुअली फंक्शन वैल्यू बदल रहा है, अगर 1 के पीछे जाएंगे तो फंक्शन क्या है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स मतलब यूनिफॉर्म फंक्शन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूअस होता है, और 1 के आगे जाएंगे तब भी स्ट्रेट लाइन। तो मतलब 1 के आगे और पीछे अगर किसी पॉइंट पर वो कंटिन्यूटी पूछेगा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कंटिन्यूअस, क्योंकि देखो 1 के पीछे 1 प्लस एक्स फंक्शन है, 1 प्लस एक्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन हमेशा कंटिन्यूअस, और 1 के आगे 3 माइनस एक्स है, 3 माइनस एक्स भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या हो गया, बोलो कंटिन्यूअस, ठीक है। और वैसे भी ध्यान दीजिए, है ना, कि फंक्शन जहां पर वैल्यू बदल रहा है वहीं पर कंटिन्यूटी में कुछ दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज मतलब 1 पर ही हो सकता है कि कंटिन्यूअस ना हो सकता, मतलब ऐसा नहीं कि 1 पर डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा, 1 पर हो सकता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो, पॉसिबल है ना। लेकिन 1 के अलावा हर जगह फंक्शन कैसा होगा, बोलो कंटिन्यूअस ही होगा। ध्यान देना, क्योंकि 1 के अलावा फंक्शन कैसा है, देखो स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ठीक। अच्छा अब देखो आगे बढ़े हम लोग, ध्यान दो यहां पर। जैसे मान लो अगर हमसे, देखो एक बात और समझ लो पहले अच्छे से, यहां पर देखो क्या मैं समझना चाह रहा हूं। जैसे एक टर्म होता है पॉलिनोमियल, है ना, देखो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तुमको मैंने पहले भी हो सकता बताया हो कभी, है ना। पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें x की सारी पावर्स पॉजिटिव इंटीजर हो, है ना, या 0 हो, मतलब ऑल पावर्स ऑफ x आर पॉजिटिव इंटीजर और 0, मतलब x की जितनी भी पावर्स हैं वो सब की सब पॉजिटिव इंटीजर होंगी या 0 होंगी। जैसे मान लो हमने लिया y बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3। अब देखो जैसे ये x की पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है 1,
अब यहाँ पर x का टर्म नहीं है तो इसको हम x की पावर 0 भी मान सकते हैं, बात बराबर है ना, क्योंकि x की पावर 0 भी क्या होता है बोलो 1 होता है। तो ये क्या हो गया बोलो पॉलिनोमियल हो गया, ध्यान दो, है ना। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा y बराबर सिर्फ 2 लिखा तब भी ये पॉलिनोमियल, क्योंकि देखो कांस्टेंट का मतलब इंटू एक्स की पावर 0 मान सकते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 0 मान सकते हैं। तो ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। लेकिन मान लो जैसे मैंने ये लिखा x प्लस अंडर रूट एक्स, अब देखो जैसे यहां पर x प्लस एक्स की पावर 1/2 ऐसा किया मैंने। अब देखो x प्लस एक्स की पावर 1/2, अब देखो ये पावर इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है, इसका मतलब देखो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉन पॉलिनोमियल है ना। ये टर्म देखो पॉलिनोमियल नहीं है, नॉन पॉलिनोमियल, क्योंकि x की पावर देखो फ्रैक्शन आ गया। जैसे मान लो मैंने ये कहा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -1। अब देखो x की पावर क्या हो गई निगेटिव इंटीजर, इसका मतलब ये क्या आ गया बोलो नॉन पॉलिनोमियल हो गया, ध्यान दो नॉन पॉलिनोमियल, क्योंकि देखो x की पावर क्या हो गई बोलो निगेटिव इंटीजर, है ना। तो अगर इस प्रकार के टर्म है तो नॉन पॉलिनोमियल, लेकिन जैसे ये है कांस्टेंट भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। हाँ एक बात और ध्यान देना कि इसमें x के जो नंबर ऑफ टर्म्स है x के वो फाइनाइट होने चाहिए। एक कंडीशन और है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इन x मस्ट बी फाइनाइट, मतलब x के नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होने चाहिए। मतलब देखो जैसे अगर मान लो मैं ये लिख दूं y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, देखो ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसको देखो x की सारी पावर पॉजिटिव इंटीजर हैं, लेकिन फिर भी इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। x के जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, फाइनाइट है ना, काउंटेबल। अगर x के टर्म इनफाइनाइट तक गए तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे बोलो नॉन पॉलिनोमियल कहेंगे, ध्यान देना नॉन पॉलिनोमियल। x के नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होने चाहिए, अगर x के नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हैं तो वो क्या हो जाएगा बोलो नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है पॉलिनोमियल्स की। अच्छा अब ध्यान दो मैं क्या इंपॉर्टेंट बात बता रहा था, वो ये कि पॉलिनोमियल्स हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, लिख लो इस बात को, पॉलिनोमियल्स हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, है ना। जैसे देखो अब 1, हाँ अब देखो जैसे 1 पर वैल्यू बदल रही तो अलग बात है, देखो जैसे 1 के पीछे भी पॉलिनोमियल है, 1 के आगे भी पॉलिनोमियल है, अब है तो दोनों पॉलिनोमियल, लेकिन वो 1 पर वैल्यू को बदल रहे हैं, तो 1 पर हो सकता है कि डिसकंटिन्यूअस या हो सकता है नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए। मतलब जहां पर कोई भी फंक्शन, जिस पॉइंट पर कोई भी फंक्शन अपनी वैल्यू को बदलता है वहां पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जैसे 1 के पीछे जाएंगे तो कहेंगे भाई पॉलिनोमियल है, 1 के आगे जाएंगे तो भी क्या कहेंगे बोलो पॉलिनोमियल है। अब जब पॉलिनोमियल है तो हम कहेंगे ये कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, है ना। 1 के पीछे भी देखो पॉलिनोमियल, 1 के आगे ही पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल है तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, ध्यान दीजिए, ठीक। तो ये बात ध्यान देना कि पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, लिख लो सब बच्चे इस बात को, है ना। ऑलवेज का मतलब हमेशा, हर जगह। अब देखो जैसे 1 के पीछे पॉलिनोमियल है तो हम कहेंगे 1 के पीछे ये कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। 1 के आगे भी पॉलिनोमियल है तो 1 के आगे भी ये कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। 1 पर समस्या क्यों आई, क्योंकि फंक्शन वैल्यू बदल रहा है, इसीलिए 1 पर समस्या आई, है ना। तो ये बात ध्यान से नोट कर लो कि पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। पॉलिनोमियल्स क्या होता है मैंने आपको बताया कि x की पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी या 0 होगी, हर एक x की पावर। अब देखो जैसे यहाँ पर x की एक पावर 1/2 थी तो वो नॉन पॉलिनोमियल हो गई।
देखो जैसे यहाँ पर x की एक पावर -1 थी, तो देखो नॉन पॉलिनोमियल हो गई, है ना। तो x की जितनी भी पावर्स हैं वो सब पॉजिटिव इंटीजर होंगी या जीरो होंगी, ध्यान रखना। और x के जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो फाइनाइट होने चाहिए, मतलब x में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनका नंबर फाइनाइट होना चाहिए। मतलब अगर x के टर्म्स इनफाइनाइट तक जा रहे हैं तो हम कहेंगे ये नॉन पॉलिनोमियल है, ध्यान दो, ठीक है। तो सब बच्चे लिखो जरा ध्यान से इसको।